बाजार बोलता है और बाजार वही बोलता है जो आंकड़े बताते हैं, और आंकड़े फिलहाल यही कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में कुछ खरीदारी का रुझान साफ तौर पे देखने को मिला। और कहां से सपोर्ट आ रहा है ज़्यादा, वो डीआईएस की तरफ से देखने को मिला, यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से जो एक्शन है वो पॉजिटिव साइड पर लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके कि एफआईएस की ओर से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो बिकवाली का ही है। कल भी आप देखें तो 1269 करोड़ रुपये की कैश सेगमेंट में एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई। डीआईएस की ओर से कुछ 1950 करोड़ रुपये के आसपास की खरीदारी का नंबर बनता हुआ दिखा है। आज का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज जो एक होप ड्रिवन रैली बन रही है मार्केट में, उसमें देखना होगा कि क्या एफआईएस लौटते नहीं लौटते, क्योंकि यही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है शायद। ये जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, जिसके ऊपर आज बातचीत हो रही है, इसको हम विस्तार से आगे डिस्कस भी करेंगे। ये जो उम्मीद है, क्या ये उम्मीद फैसले में, निष्कर्ष में निकल के सामने आएगी नहीं आएगी, क्या उससे एफआईएस की भारतीय बाजारों में वापसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आई थिंक ये एक बड़ा ट्रिगर है जो कि इंडियन मार्केट्स को आगे ड्राइव कर सकता है। ये जो वैशाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रही हैं कि 25-200 के ऊपर का कुशन है ना। आई थिंक ये कुशन भी इसी बात को लेकर ही है कि क्या एफआईएस की भारतीय बाजारों में वापसी होती है नहीं होती। एक बार जरा गेनर लूजर्स भी देख लीजिए, किस तरह का एक्शन वहाँ पर बनता है, कौन से स्टॉक्स हैं। और उससे पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स देख लीजिए। कल हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स में नैस्डैक और एसएनपी दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पर जाकर सेटल हुए थे। डाउ जोन्स में कुछ 50 पॉइंट के आसपास की बढ़त थी। आज शंघाई नीचे है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स में ज़रूर पॉजिटिव साइड पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर निक्केई जो कि कल बनता, आज आधे % के गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार की जो कारोबार है वो फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। कुछ आज के एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जहाँ पर एक्शन काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, तो उसमें आप देखेंगे गेनर्स लूजर्स की सूची में आपको पहले टॉप गेनर्स में जो स्टॉक नजर आएंगे उसमें रेडिंगटन इंडिया है, जो कि शुरुआत 3-4% के आसपास के गेंस के साथ हुई थी, अब ये बढ़कर 10% के पार हो चुकी है। वेबअप ग्लोबल यहाँ पे भी 7.5% का अपमूव है, और गॉडफ्रे फिलिप्स जिसकी रिकॉर्ड डेट है आज, बोनस की 2:1 एडजस्टमेंट हुआ है इनफैक्ट, उसके बाद भी देखिए अपमूव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 7% के आसपास के गेंस यहाँ दिख रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे भी 5% का अपमूव है, और केपीआर मिल, इनफैक्ट केपीआर मिल के अलावा तो पूरा टेक्सटाइल प्ले ही आज फोकस में है। जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू हुई है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पूरे ही टेक्सटाइल एज अ पैक पर साफ तौर पे नज़र आ रहा है, जिसमें इंडो काउंट आई थिंक लीड करता हुआ दिख रहा है। लूजिंग साइड में देखें जहां पर प्रेशर है या फिर मुनाफा वसूली आज के सेशन में दिख रही है, तो उन शेयरों में आप देखेंगे एक तो आइडिया सेलुलर यानी कि वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक का 2 दिन से काफ़ी अच्छा चला है, और जब न्यूज़ कंफर्म हुई है कि हाँ फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए अब मुनाफा वसूली के रूप में दिख रहा है। 3% की गिरावट है। जेबीएम ऑटो ये भी 2 दिन अच्छा चला है, यहाँ पे भी 0.25% की गिरावट है। जीएमडीसी फ्राइडे को चला था, कल भी चला था, आज देखिए 2.25% नीचे है। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया यहाँ पे 2% से ज़्यादा की गिरावट है, और यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पर भी करीब 2% के आसपास की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई कुछ एक्टिव स्टॉक्स की सूची। मैम, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पर है टॉप गेनर्स या लूजर्स की सूची में, जहां पर एक्शन और आगे बढ़ सकता हो? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं है, आप मुझे स्टॉक्स दे दीजिए। मैम, इसमें आइडिया सेलुलर था यानी कि वोडाफोन आइडिया है, जेबीएम ऑटो है, जीएमडीसी है। लूजिंग साइड के स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आज ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक बार ज़रा वो स्टॉक्स एक बार फिर से सामने ला दीजिए ज़रा। So इनमें actually, से okay. So Vodafone Idea, I think एक टेक्निकल सपोर्ट तो टारगेट आ चुका था। कल ही हम देख रहे थे अराउंड 8 रुपीज 10 पैसा 20 पैसा। सो इसके ऊपर सस्टेन करना आवश्यक है, तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ से। जेबीएम ऑटो की भी बात करें तो काफी चल चुका है। सो एक थोड़ा ब्रीदर जरूर आ सकता है, बट आई थिंक थोड़े डिप में वेट करिए। जीएमडीसी की भी बात करें तो ट्रेंड बहुत ही शानदार है, बट आई थिंक ये भी वन वे काफी समय से हम देख रहे। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ लोअर लेवल्स में, ठीक रहेगा खरीदने के लिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, अब ना सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आज फोकस में है, जिस वजह से पूरी मार्केट में एक जो उम्मीद बन रही है या फिर रैली या होप ड्रिवन रैली जो हम बनते हुए देख रहे हैं, वो है पूरा टेक्सटाइल का पैक। मैम, कि हो क्या रहा है कि आज 6th फेज़ की जो बातचीत है, अमेरिकन डेलीगेशन आ चुका है इंडिया में। यूएस के जो टॉप नेगोशिएटर हैं वो भी कल रात भारत पहुंच चुके हैं, तो वो अब ट्रेड डील पर दोबारा से बातचीत शुरू होती हुई नज़र आ रही। तो उस वजह से ही हम देख रहे हैं जितने भी ये मैं टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात कर रहा था ना, चाहे वो अरविंद हुआ, वेल्सपन लिविंग हुआ, ट्राइडेंट हुआ, या फिर जो श्रिम्प वाली कंपनीज है सी फूड एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई, चाहे वो अवंती फूड्स हो, एपेक्स फ्रोजन हो, उसमें कोस्टल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी भी है, छोटी कंपनी है, कम इसका नाम सामने आता है। लेकिन इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि इसी ट्रेड डील की जो बातचीत हो रही है ना, होप ड्रिवन रैली काफ़ी अच्छी इन स्टॉक्स में बनती हुई दिख रही है। मैम, इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर ये जो अपमूव बना है इन टेक्सटाइल स्टॉक्स में,
क्या ये और एक्सटेंड हो सकता है? और इसमें अगर हम सी फूड वाली कंपनियां भी शामिल कर दें, इनमें से कोई ऐसा नाम जो कि चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा हो? तो आई थिंक ये सभी टेक्सटाइल्स की बात करें, जैसे कि वेल्सपन लिविंग है, फिलाटेक्स है, इनफैक्ट इवन अरविंद लिमिटेड है, टेक्निकली दे आर ऑल वेरी वेल प्लेस। सो वेट एंड वॉच सिनेरियो रहेगा। अवंती फीड भी एक थोड़ा मोमेंटम जरूर आ चुका है, फिलहाल 750 का रेजिस्टेंस है। सो एक बार ये स्टॉक 750 के ऊपर अगर जाता है तो आई थिंक इसमें अच्छी सी तेजी दिख सकती है, गोइंग टूवर्ड्स 850 900 लेवल्स। सो इनमें मैम लेवल्स के हुआ क्या? अनुसार हाँ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। लेवल्स के अनुसार एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अच्छा, इनमें हुआ क्या ना मैम, ये जो आप कह रही ना कि टेक्निकली बहुत अच्छे लग रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक स्पेशली, ये हायर लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं और लोअर लेवल से अब ये बाउंस बैक कर रहे हैं। तो ये बाउंस बैक क्या एक्सटेंड हो सकता है और दमखम है, मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। तो दैट इज वेट एंड वॉच। टेक्निकली पैटर्न जो मैं बोल रही हूँ, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वी डोंट वेट फॉर न्यूज, राइट? तो हम देखेंगे कि लेवल्स क्या है। सो अवंती फीड की खास बात करें तो 700 680 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। 750 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर एक दोबारा तेजी है। सो हम न्यूज, क्योंकि होता क्या है कि कई बार स्टॉक्स चल जाते हैं इन एंटिसिपेशन। स्टॉक मार्केट हमेशा टेक्निकल के नजरिए से प्रीएम्प्ट कर लेता है जो भी है। सो एक क्लैरिटी होनी चाहिए एज फार एज प्राइस एंड वॉल्यूम इंडिकेटर से। तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, हमने देखा अवंती फीड भी तो थोड़े दिनों पहले ही एक अच्छा सा आया था। सो मैं वही बोल रही हूँ, 680 के सपोर्ट से ये खरीदा जा सकता है, और फर्दर कन्विक्शन या स्ट्रेंथ बोलिए तो इट इज अबाउट 750 लेवल्स। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, एक तो बात हो गई ये ट्रेड डील जो यूएस के साथ हमारी चल रही है, इसके साथ साथ हमारा ना ईयू के साथ यानी कि यूरोप के साथ भी एफटीए होना है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है मैम। और कल एक खबर आई थी कि हमारी जो बातचीत को लेकर या फिर एफटीए होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है, क्योंकि अगले राउंड की जो डेट्स हैं ना वो हमारे सामने आ गई हैं और आई थिंक 6 से 10 अक्टूबर के बीच में ये अगले राउंड की बातचीत होगी और एफटीए को दिसंबर तक करने की जो डेडलाइन है वो रखी गई। जैसे नवंबर में यूएस के साथ जो हमारी डील होनी है या फिर जो बीटीए होना है उसका पहला दौर साइन हो सकता है, ये डेडलाइन थी। और यूरोप के साथ हमारा जो एफटीए होना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसकी डेडलाइन दिसंबर तय की गई है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनका यूरोप से काफ़ी ज़्यादा कारोबार है या फिर लेना देना है, जिसमें टाटा मोटर्स है जेएलआर के ज़रिए, टाटा स्टील है, इनका भी स्टील का बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे, अपोलो टायर्स है, मैस्टेक है, प्रीकोल है। इन स्टॉक्स में मैम इस एंटीसिपेशन में, जैसा हम आज ट्रेड डील यूएस के साथ होने की उम्मीद में टेक्सटाइल में प्ले बनते हुए देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में इन स्टॉक्स में भी एक्शन बनता हुआ दिख सकता है जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, अपोलो टायर्स, मैस्टेक या फिर प्रीकोल? तो देखिए टाटा मोटर्स में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ पोजिशनल टारगेट 750 टू 800। उसी अनुसार आप मुझे प्रिकॉल और अपोलो टायर्स, तो ये सब तो ऑटो एंसिलरी लाइक अपोलो टायर्स एंड ऑल, तो आई थिंक टायर स्टॉक्स में भी तेजी है। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लेमर हमने बास्केट दी है टायर स्टॉक्स की हमारे क्लाइंट्स को एक ट्रेड के लिए। और प्रिकॉल की भी बात करें तो इट्स ऑलरेडी इन अ ट्रेंड। सो आई थिंक लंबे समय का नजरिया है तो 500 के सपोर्ट के साथ इसको 600 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ टायर्स ही मैम या फिर ऑटो एंसिलरी एज अ प्ले? क्योंकि जिस तरह का मूव हमने ऑटो स्टॉक्स में देखा है, नए नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं, तो ऑटो एंसिलरी एज अ पैक को लेकर भी आपने अपने क्लाइंट्स को कोई ट्रेड्स इनिशिएट करवाए हैं या अभी भी कोई ऐसा स्टॉक है जिनमें दमखम नजर आता है? डेफिनेटली। सो टू नेम अ फ्यू, जैसे कि हम बोल रहे हैं जेबीएम ऑटो है, समर्थन मदरसन है, देन इवन बैटरी स्टॉक्स। सो यही सब स्टॉक्स में हमारा पूरा ध्यान है, और हम एज एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस हम जरूर हमारे क्लाइंट्स को ये सब रेकमेंड करें। ठीक है, आपने बैटरी की बात करी मैम, बैटरी स्टॉक्स तो हुए। ये जो टू व्हीलर स्पेस की जो ईवी वाली कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती हैं, उसमें दो नाम प्रोमिनेंट है, एक एथर है और दूसरा ओला इलेक्ट्रिक है। मैम इसमें आपकी क्या राय है, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? और व्हेन वी कम टू रिलेटिव एनालिसिस इन दोनों स्टॉक्स की, या फिर कंपैरिजन करें वर्सेस वाला मामला जब आता है ना, ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस एथर एनर्जी, तो आपकी चॉइस क्या होगी? तो देखिए इथर की बात करें, जो अभी 7, सॉरी ये तो 35 का प्राइस है, आपने दिखाया है 553। सो आई थिंक मैं चूज करूंगी फिलहाल ओला, बिकॉज ओला इज शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और अभी एक बाउंस बैक देने की
कोशिश जारी है। सो आई थिंक ये स्टॉक 53 के सपोर्ट के साथ इसको ध्यान दिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 70-75 टू स्टार्ट विथ। ओके, तो मैम वो दूसरा एथर इंडस्ट्रीज है, वो जो आप केमिकल वाला नाम बोल रही है ना, ये एथर एनर्जी, तो ये 553 वाला ही प्ले है? ओके, आई जस्ट चेक। बीएससी में है शायद फिर। नहीं, सॉरी, आई डोंट हैव द स्टार्ट। हाँ, ये वो वाला स्टॉक मैम AETHER के नाम से है, वो एथर इंडस्ट्रीज, वो केमिकल प्ले है, जिसके सारे जो पीयर ग्रुप हैं वो सारे अतुल जैसी कंपनियां हैं। ये एथर एनर्जी वो क्या है जो, रिकॉर्ड? हाँ जी। हाँ हाँ, सो इथर जी, एनर्जी ऑलरेडी चल चुका है। मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट की राह देखूंगी, हालांकि ये स्टॉक काफी इस्टेब्लिश ट्रेंड में है, बट नई खरीदारी के लिए आई थिंक थोड़ी डिप की राह देखनी चाहिए, मे बी टूवर्ड्स 500 लेवल्स। ओके ठीक है, परफेक्ट है। मैम एक बार टाटा मोटर्स पे राय दीजिए। मैं पता क्यों आपसे पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि इस स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत लोगों का है, हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली आफ्टर जब इसने 700 का लेवल पार किया ना, उसके बाद से तो और भी थोड़ा एंथुजियाज्म और स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अटक जाता है मैम इसमें। रेजिस्टेंस हर लेवल पे दिखते हैं, क्योंकि 1180 से गिरते गिरते ये काफ़ी नीचे तक आया था, अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो देखिए, दैट इज ट्रू। ये स्टॉक काफी लैगर्ड है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आई थिंक 680 का एक सपोर्ट बन चुका है, 750 का, 740 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स को तो वेट एंड वॉच ही करना है। 680 का सपोर्ट जरूर है, फिलहाल 717 है। सो नियरेस्ट टर्म ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 725 के ऊपर। एक बार 725 क्रॉस करता है, देन ग्रेजुअली अपने ये टारगेट्स हम देख सकते हैं। सो उसी अनुसार मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहूंगी। एंड ठीक राइट है, नाउ इट लुक्स गुड बिकॉज ट्रेंड भी पॉजिटिव में है। फिलहाल एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के ऊपर भी है। तो ये स्टॉक जरूर स्ट्रेंथ में तो है ही। ठीक है, ओके ठीक है। इसके अलावा ना एक और न्यूज़ डेवलपमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, वो है बॉन्ड मार्केट से जुड़ा हुआ। बॉन्ड मार्केट में JP मॉर्गन भारत और चाइना दोनों से ही अपना निवेश जो है उसको कम करने जा रहा है। ये इनफैक्ट भारत में जो वेटेज है वो 10% है, जिसे घटाकर 9% किया जाएगा, और जून 2026 तक होगा। ऐसा नहीं है, ये वन गो में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे इसको किया जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम जून पकड़ के चलते हैं तो ऑलमोस्ट आप 9 महीने में देखा जाएगा कि ये 10% वाला जो वेटेज है उसे घटाकर 9% किया जाएगा। निवेश निकाला जो जाएगा वो फिर छोटे देशों में किया जाएगा। और जहाँ तक बॉन्ड मार्केट की बात है ना, एक स्टॉक मैम जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना, जिसका इसी सेगमेंट में कारोबार है, वो है PNB गिल्ड्स का। इसमें ज़रा देखिए मैम, टेक्निकल फॉर्मेशंस किस तरह के हैं? तो पीएनबी गिल्स फिलहाल 101 है। आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। 95 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, 93, 95। एज लॉन्ग एज ये स्टॉक 95, 93 के सपोर्ट के साथ है, आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग टू वरी। बट अगर 95, 93 लेवल्स, ये जो लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूटता है, तो ये ट्रेंड में डैमेज आ सकता है। सो इसी अनुसार ये स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके मैम, इसमें कोई अगर पहले से निवेशित है तो उनको क्या राय देंगी? आई वुड से स्टॉप लॉस रख के चलिए। अच्छा, और फ्रेश अगर किसी को खरीदना हो कि अगर अगर बॉन्ड मार्केट में कोई प्ले है तो यही एक प्ले है, तो उस लिहाज से फ्रेश खरीदारी यहाँ पे के लिए करने के लिए कहेंगी, या फिर थोड़ा वेट कर लें? जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा रिट्रेस हो जाने दीजिए, बिकॉज ये एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये वन वे ग्रेजुअली चला है, राइट फ्रॉम 74 टू प्रीवियसली जो हाई करा था 115, और फिर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। सो आई थिंक 90 इज अ वेरी 93 जो मैं सपोर्ट लेवल बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक हो सकता है। तो आई थिंक ये लेवल पे ध्यान दिया जाए। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, रिट्रेस कर जाए, उसके बाद अगर यहाँ पर खरीदारी करते हैं आप तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि IPO मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, तो उसमें कैनरा HSBC इंश्योरेंस, इसका जो IPO है उसको सेबी की ओर से मंजूरी दे दी गई। इनफैक्ट इनको जो एक रिवाइज्ड DRHP है वो फाइल करने के लिए भी कह दिया गया है। तो करीब 24 करोड़ शेयर हैं जो कि OFS के ज़रिए बेचा जाएगा। इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, जिसमें कैनरा बैंक, PNB और HSBC जो कि करंट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी ओर से ही पूरे अपने जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड किए जाएंगे। तो 14.25 करोड़ शेयर कैनरा बैंक ऑफलोड करेगा, 9.5 करोड़ शेयर PNB की ओर से बेचे जाएंगे,
और 47 या फिर 4.7 लाख शेयर जो हैं वो आई थिंक HSBC की ओर से बेचे जाएंगे। तो मैम एक एक करके बात करते हैं। ये IPO जो है इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन साफ तौर पे नज़र आ रहा है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कैनरा बैंक और PNB। तो कैनरा बैंक भी अपने करीब 14.25 करोड़ शेयर इसमें ऑफलोड करता हुआ दिखेगा। आपकी राय क्या है मैम, कैनरा बैंक और PSU बैंक इन जनरल देखा जाए तो किस तरह का मूव बन सकता है यहाँ से? तो मेरे हिसाब से अगर आप PSU बैंक का इंडेक्स ही देखेंगे तो आई थिंक लेवल्स मुझे तो बहुत सही लग रहे हैं। इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न बन रही है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे जरूर है, बट अगर लंबे समय का नजरिया है तो आई थिंक ये स्टॉक्स चलने चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। सो उसी अनुसार मैं कहूंगी दैट PSU बैंक्स में भी एक मोमेंटम आने की काफी संभावना है। अच्छा, स्पेशली जब से ये खबर आई है ना कि कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है PSU बैंकों में सरकार की ओर से, कुछ कुछ बैंक्स काफ़ी अच्छा मूव दिखाए भी हैं, चाहे वो यूनियन बैंक हुआ या फिर कैनरा ही हुआ या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, जहाँ पे ये एक्शन ज़्यादा बनता हुआ दिख सकता है। इसमें ना फ्रंट लाइन स्टॉक जो है SBI, वो एक्शन से मिसिंग है। 800 के आसपास काफ़ी समय बिताने की कोशिश कर रहा है। SBI को लेकर आपका क्या व्यू है मैम PSU बैंकों में? तो SBI लेवल से तो ठीक ठाक ही है, बट वेल आई थिंक व्यू पॉजिटिव ही बनता है। 780 अगर ब्रॉड बेस हम देखेंगे तो 780 का सपोर्ट है और 880 900 का टारगेट। ओके, ठीक है। जरा मैम एक बार NTPC ग्रीन का चार्ट देखिए, ये क्या बता रहा है, क्योंकि आज खबर आई है कि उन्होंने एक 25 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसको कमेंस किया है, इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है वहाँ से, तो उसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा। आज इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए हैं मैम। 107 का लेवल इसने पार जरूर किया था लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया। कुछ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जिनसे हमारी बातचीत हो रही है ना मैम, वो कह रहे हैं कि इसके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं इन लेवल्स के आसपास। वी स्पेशली टू बी अ PSU कंपनी, इस तरह के वैल्यूएशंस बहुत मुश्किल है सस्टेन कर पाना। चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन है मैम इस स्टॉक को लेकर? तो चार्टिकली आई थिंक एक लंबा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। सो नियर टर्म बेसिस ऑल्सो अगर 110 को क्रॉस करता है तो आई थिंक और सस्टेन करना चाहिए उसके ऊपर, तो आई थिंक एक ट्रेंड बन सकता है और फिर ग्रेजुअली ये लेवल्स देख सकते हैं टुवर्ड्स 125। ओके, ठीक है मैम। जरा एक NCC को भी देखिए। NCC को एक बड़ा ऑर्डर मिला है आज, जिसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। वैसे स्टॉक आज 220 का लेवल पार किया था, 222 रुपये तक भी गया था। अभी 2% का अप मूव है, 216 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें मैम हायर लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई चिंता की बात तो नहीं है इसमें? सी एज लॉन्ग एज 200 लेवल्स आर हेल्ड ऑन, स्टॉक अभी भी मैं कहूंगी हायर बॉटम फॉर्मेशन में ही है, तो 200 का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। सो फिलहाल एक हम नैरो रेंज बना के लेके चलते हैं, 200 का सपोर्ट और 230 का रेजिस्टेंस। सो आइदर वेज एक क्लैरिटी आए अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो, बट फिलहाल मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रही है। ठीक है मैम, एक बस दो स्टॉक और हमारे लिए बता दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। रेडिंगटन इंडिया लगातार मैं देख रहा हूँ मैम, इसका अगर हम इंटरडे चार्ट ही देखें ना तो इट इज़ क्लाइंबिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके ही अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करता जा रहा है। अब 13.5% का अप मूव इस स्टॉक में हो गया। कुछ स्पेशल हो रहा है मैम इसमें? वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, 100,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 83 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है मैम। ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम, अब 2 घंटे का कारोबार भी नहीं हुआ अभी। आई थिंक रेडिंगटन में जरूर कुछ बात बन चुकी है। आई थिंक बहुत ही अच्छी सी कैंडल, अबव एवरेज वॉल्यूम भी है बहुत ही, बट 280 इज द रेजिस्टेंस। सो 280 के रेजिस्टेंस के ऊपर ये जाता है, सस्टेन फॉलो अप बाइंग अगर रहा तो आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 300 एंड सो। तो 280 पार होना इंपॉर्टेंट मैम। जिनके पास हैं उनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। सो स्टॉप लॉस आई थिंक जो लोअर लेवल्स के खड़े हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए 260 का। 260 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहे मैम। दूसरा नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स का। ये स्टॉक भी भले ही एडजस्टेड बेसिस पर अभी ये बोनस का एडजस्टमेंट के बाद आज ट्रेड कर रहा है, उससे पहले भी देखें टिकट साइज जब ज़्यादा था तब भी इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे और मूव बहुत ही शानदार देखने को मिला। चाहे आप 1 महीना 6 महीने का चार्ट अगर देखेंगे ना, उसमें आपको नज़र आएगा। आज तो एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा सा अफोर्डेबल हो गया ये प्राइस, अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिख रहा है। ये केवल एडजस्टमेंट की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि 2:1 का एडजस्टमेंट है, एक शेयर 3 हिस्सों में बटा है, तो आपको इसलिए 66% का फॉल दिखना चाहिए था। ये 62% से भी कम का दिख रहा है, यानी कि एडजस्टेड बेसिस पर ये स्टॉक आपको 4% ऊपर ही नजर आएगा। तो कल तक शायद इसके जो चार्ट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मैम 8% के आसपास का अप मूव है गॉडफ्रे फिलिप्स में। अब जिनके पास हैं और जिन्होंने ये पूरी रैली बाहर बैठकर देखी है,
फोमो वाली फीलिंग जो होती है ना, उनके लिए क्या राय होगी? आई वुड से ये एक्चुअली ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, इट हैज आउट परफॉर्म्ड अगर ये स्टॉक आप देखेंगे तो। और फिलहाल आज भी जो कैंडल है वो तो और भी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो आई थिंक 3200 का सपोर्ट है। और आगे जाके इट्स ऑल लाइकलीहुड एक ब्रेकआउट भी आ सकता है, 4000 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका मैम, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है मैम, कोई डिस्क्लेमर? सो हो सकता है हमने काफ़ी स्टॉक्स इनमें से क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। तो अगर लेवल्स के अनुसार अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डिसिप्लिन इज अ मस्ट, एंड इन्वेस्टमेंट के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूर सलाह लीजिए। ओके, अब हमारे साथ एक खास मेहमान अंशुल जैन जी, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं, वो कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ज़रा उनके पास चलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, बाजार में क्या हो रहा है? ये मतलब ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है, केवल ट्रेड डील की ही उम्मीद है या कुछ और भी हो रहा है? सर देखिए, एफआईआई डेटा शॉर्ट था तो ये वाला अपमूव तो आना ही था। आप वही बात थी कि कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट ढूंढ ही लेगा उसको करने के लिए। जब ऊपर जाना होता है तो खराब न्यूज को डिस्काउंट कर देता है कि तो पहले ही से पता था, ऊपर चला जाता है। और जब नीचे जाना होता है तो अच्छी न्यूज भी बोल देता है कि तो पहले ही से पता थी और अच्छी आनी चाहिए थी। तो हम दो लेवल की बात तो कर ही रहे थे। 24,400 से जब बॉटम बना है, 25,153 और 25,200, 25,246। तो 25,153 आ गया है, 246 भी आ ही जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम ऑल टाइम हाई भी निकाल ही देंगे। ठीक है, ओके, तो ऑल टाइम हाई भी लग जाएगा। मैं ना सर दो लेवल्स देख रहा था, ये जो 25,138, 25,139 के आसपास दो बार बाजार वहाँ से घूमा था। ये लेवल पार होना कितना इंपॉर्टेंट है? और आज ऊपरी स्तरों से हायर लेवल से थोड़ा सा निफ्टी रिट्रेस किया है। इन दोनों सर जो इंसिडेंट्स हैं, इनका जरा एक सिग्निफिकेंस आप बताइए। अच्छा देखिए, लेवल से ज्यादा ना माहौल इंपॉर्टेंट है, और माहौल इस समय पूरा बुलिश हो रखा है। तो आप रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन देने की जगह कंसोलिडेशन करेंगे। वही माहौल बेरिश होता तो आप रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन देके फटाफट वहां से सेलिंग रिज्यूम होने लगती। तो अगर हम पिछले 2 दिन हमने रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब किया और आज उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है ना कि मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश है। और जब तक सेंटीमेंट बुलिश है, रेजिस्टेंस पे आप जाके केवल रेस्ट करते हो, वहां से रिजेक्ट नहीं करते हो। थोड़ा सा नीचे आके शॉर्ट्स को एवरेज कराया या कुछ इस टाइप की और पोजीशंस बिल्ड कराई और उसके बाद ऊपर लेते हुए निकल गए। तो 2 दिन जिसने भी शॉर्ट्स बिल्ड किए थे, आज 2 दिन का हाई निकलते ही से उनकी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो 25,246 आराम से आ जाएगा। तो लेवल से ज्यादा माहौल इंपॉर्टेंट है, और माहौल इस समय हो रखा है बुलिश, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो चुकी है। अनलेस 25,100 ये मतलब 25,150, 25,246 इस जोन में कहीं कोई बड़ी रिजेक्शन कैंडल बन जाए, कि आप एकदम से डे हाई 250 तक बना दो और आके वापस 150 या 100 पे क्लोज कर दो, तो उतना बड़ा अगर रिजेक्शन बना तो हम वापस से एक बार डिप एक्सपेक्ट करेंगे 24,800 की। तो वो अगर मगर वाला सवाल जब हो जाएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो जो हो रहा है वो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही हो रहा है, और बुलिश इन नेचर ही है।